हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम वीडियो में बात करेंगे इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में। तो हाल ही में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी रशिया के दौरे पर गए थे जुलाई 8 एंड जुलाई 9 को, और वहां पर वो अपनी 22nd एनुअल समिट, जो हमारी बायलैटरल मीटिंग्स थी 22nd एनुअल समिट की, उसको करने के लिए गए थे। और वहां पे उन्हें व्लादिमीर पुतिन जी, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलना हुआ। बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन भी हुआ, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समिट के क्या आउटकम्स थे, समिट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या आफ्टर मैथ्स, क्या रिजल्ट्स निकले, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिटेल में जानेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में, अलग अलग स्पीयर में कैसे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, वो हम इस फिर वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे हम कि वेस्ट या यूक्रेन का क्या रिएक्शन रहा इंडिया रशिया की समिट को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं समिट के आफ्टरमैथ, समिट के आउटकम से। तो सबसे पहले कुछ मेजर टॉपिक्स जो उनकी बातचीत हुई थी, जिन मेजर टॉपिक्स के ऊपर सबसे पहला था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों कंट्रीज के काफी अच्छे रिलेशंस हैं, काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस भी शेयर करती हैं। पर अभी दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे से बातचीत करके ये अनाउंस किया है कि वो 2030 तक $100 बिलियन तक का ट्रेड का मार्क जो है, जो पॉइंट है, उसको पूरा कर लेंगी, और दोनों कंट्रीज के बीच में $100 बिलियन तक का ट्रेड होगा। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है ट्रेड इम्बैलेंस। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया और रशिया का ही एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो इंडिया और रशिया के जो अभी जो ट्रेड रिलेशंस वगैरह है, वो काफी अच्छे हैं, और अराउंड अप्रॉक्स $65 बिलियन तक का दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द ज्यादातर जो भी ट्रेड होता है वो रशिया की साइड से होता है, यानी कि रशिया अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, और इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से। जबकि जो इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी मात्रा बहुत कम है इसके अंदर। समझ लीजिए, अगर $60 बिलियन रशिया इंडिया से ले रहा है, यानी कि रशिया इंडिया के अंदर उस चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, और वही जो बचा हुआ $4 to $5 बिलियन हुआ, उसका ही ट्रेड इंडिया का हो पा रहा है, यानी कि उतने ही पैसे इंडिया को मिल पा रहे हैं। तो ये होता है ट्रेड इम्बैलेंस, जहां पे हमारी तरफ से दोनों कंट्रीज के बीच में है तो ट्रेड $65 बिलियन का, पर इंडिया की तरफ से ट्रेड बहुत कम है। तो ये ट्रेड इम्बैलेंस है, जिसके ऊपर इंडिया को वर्क करना चाहिए, और आने वाले सालों में इस चीज के ऊपर ध्यान दे करके 2030 तक का जो ये मार्क है, इसको फुलफिल करने में अपनी ट्रेड इम्बैलेंस को भी कम करना चाहिए। इंडिया को भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लाने चाहिए रशिया को, जो एक्सपोर्ट करे जा सके और अपनी एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ाई जा सके। तो ये हो गया पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन, और इसके अंदर कहा गया है कि हम अपने जो ट्रेड करेंगे वो नेशनल करेंसी में करेंगे। जो रशिया की करेंसी है रूबल, और इंडिया की जो करेंसी है रुपीस, उसके अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जो भी टैरिफ्स हैं वो सब कुछ रिड्यूस करने पे ध्यान देंगे। टैरिफ्स यानी कि कोई भी कंट्री अगर दूसरी कंट्री में कुछ सामान बेचती है तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती हैं, तो उसको रिड्यूस करने पे ध्यान देंगे। और तो ये हो गया पहला मुद्दा डिस्कशन का। अब दूसरा मुद्दा डिस्कशन का था डिफेंस के ऊपर, क्योंकि हम जो हैं वो हमारा जो भी एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो भी रशिया एक्सपोर्ट करता है और इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से, वो काफी ज्यादा मात्रा उसके अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स की ही होती है। तो डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर उनकी क्या बातचीत हुई कि हम जो ये बाइंग और सेलिंग का रिलेशनशिप है, इससे हट करके अब ज्वाइंट वेंचर के रिलेशनशिप पर जाएंगे। कैसे? बाइंग एंड सेलिंग का रिलेशनशिप सिंपल वही है कि रशिया बेच रहा है, इंडिया खरीद रहा है, तो वो सेल कर रहा है, हम बाय कर रहे हैं। तो ये बाइंग एंड सेलिंग का रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के। लेकिन हम ज्वाइंट वेंचर की तरफ जाएंगे ताकि हम कोशिश करें कि जो भी मिलिट्री प्रोडक्ट्स है उसको इंडिया और रशिया मिलकर के बनाए, या फिर अगर कोई ऐसी रशियन ओरिजिन के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिसके स्पेयर पार्ट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए, या उनको ही कंप्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए, उसके ऊपर बातचीत हुई है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ब्रह्मोस का। जो ब्रह्मोस मिसाइल है
वो इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर रहा है उसके अंदर, यानी कि इंडिया और रशिया ने मिल करके ही वो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिसाइल है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को हम वो मिसाइल है एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि फिलीपींस हो गया। और अभी हाल ही में ही एक न्यूज़ थी AK-203 राइफल की, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि वो एक रशियन ओरिजिन की राइफल है, जिसे अब यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इंडो रशिया जॉइंट वेंचर प्रोग्राम के अंदर। तो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ कि हम इस जॉइंट वेंचर्स को बढ़ावा देंगे इंस्टीड कि हम बाइंग सेलिंग के रिलेशनशिप को बढ़ाएं। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा इंडिया के लिए भी, क्योंकि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं अब वो बढ़ रहे हैं। इंडिया काफ़ी कुछ अपनी कंट्री में भी बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। और अभी हाल ही में ही रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार काफ़ी ज़्यादा रॉकेट हाई एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं इंडिया के दूसरी कंट्रीज में डिफेंस से रिलेटेड करके। तो वो हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी देता है कि इंडिया एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हुई, वो सब कुछ के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाएगा ये। और मेक इन इंडिया स्कीम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मेक इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत हम इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने पर ध्यान देते हैं इंस्टीड कि हम दूसरी कंट्री से हुए प्रोडक्ट्स खरीदें। जैसे कि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग हुई, अभी काफ़ी ज़्यादा जो चिप्स वगैरह हो गई, चिप्स यानी कि जो मोबाइल्स या फिर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ की जाती हैं चिप्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, सेमीकंडक्टर्स बोल लीजिए। तो वो इंडिया दूसरी कंट्रीज से एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है अपनी कंट्रीज में। जैसे कि ताइवान हो गई, ताइवान एक्सपोर्ट करती है इंडिया को वो चिप्स वगैरह। तो अभी हाल ही में बात चल रही थी कि एक सेमीकंडक्टर के लिए भी एक प्रॉपर इंडस्ट्री बनाई जाएगी, इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के अंदर ताइवान की हेल्प से। या इस तरीके के जो भी मेक इन इंडिया के अंदर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे इंडिया के लिए। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट का। तो ये हो गया दूसरा मुद्दा। अब तीसरे मुद्दे की तरफ चलें तो वो था एनर्जी कॉर्पोरेशन के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि हम काफ़ी ज़्यादा अपना जो ऑयल की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हम रशिया से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, काफ़ी कुछ वो रशिया से ही आता है इंडिया के अंदर। तो उसके ऊपर ही बातचीत की गई कि उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये तो थे मेन 3 मुद्दे जिसके ऊपर बातचीत हुई दोनों कंट्रीज के बीच में। और अगर हम जाने इसके विषय में ही तो एक और मेजर मुद्दा था जिसके ऊपर सबसे पहले बातचीत हुई थी दोनों काउंटर पार्ट्स की, दोनों लीडर्स ऑफ द कंट्रीज की। तो वो था मुद्दा इंडियन नेशनल्स इन द रशिया यूक्रेन वॉर। अभी काफ़ी कुछ जो इंडिया के नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, जो वहाँ रशिया में घूमने के पर्पज़ से गए थे या किसी काम के पर्पज़ से गए थे, उन्हें रशिया ने अपनी 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 जो मिलिट्री है उसके अंदर शामिल कर लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को बोला कि आप कुछ भी करिए और हमारे जो नेशनल्स हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनको हमारी कंट्री में वापस भेजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ रहा है, क्योंकि वो हमारे नेशनल्स हैं, उनको फोर्सफुली एक वॉर के अंदर लड़वाया जा रहा है। तो इसके ऊपर बातचीत हुई और फिर मिस्टर पुतिन ने भी कहा कि हम हाँ ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे और आपके जो भी सिटीजन्स वगैरह वॉर के अंदर फंसे हुए हैं उसको भेजने के ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा था जिसके ऊपर सबसे पहले बातचीत हुई थी। तो ये हो गए मेजर मुद्दे जो समिट के अंदर जिन चीज़ के बारे में बातचीत हुई थी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और जानते हैं यूक्रेन वेस्ट का क्या रिएक्शन रहा। तो यूक्रेन का एक्चुअली क्या हुआ था, जिस डे पे समिट वगैरह के लिए प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ गए थे और जो पुतिन जी ने उनका स्वागत किया, काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल ऑनर दिया गया था उन्हें जो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया गया। तो ये ऑनर को शो करता है और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ऑनर ही नहीं है, पूरी कंट्री का ही भी ऑनर है। अगर उन्हें कोई अवार्ड मिल रहा है, उनको कोई बॉस कह रहा है, उनके कोई पैर छू रहा है, तो वो पूरी कंट्री का ही ऑनर है, इंडिया का ऑनर है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे। तो उस दिन जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था उस दिन रशिया ने मिसाइल ताकी थी यूक्रेन में एक हॉस्पिटल के ऊपर, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे भी थे, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी देखने को मिली हमें, जिसके ऊपर रशिया को बहुत कंडेम किया गया। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि किस तरीके से वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लीडर यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हक कर रहे हैं ब्लडी लीडर ऑफ मॉस्को को,
ऐसा उन्होंने कह करके ट्वीट डाला था। ये पुतिन जी के लिए उन्होंने यूज़ किया था। तो इस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट वो शो कर रहे थे कि ये हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। एंड वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट था। जो एरिक गैरसेंटी हैं, जो यूएस एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने भी कहा कि वो अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया अपनी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। पर वॉर की जगह पर ऐसी जो पॉलिसी होती है वो काम नहीं करती है, उनका ये भी कहना था। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर क्या होता है कि हमारी मेजर फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे चलती है कि हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं अपने रिलेशंस को, सभी ब्लॉक्स के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखते हैं और दोनों साइड के साथ अपने स्पेसिफिक रिलेशंस को अच्छा रख करके चलते हैं और एक स्ट्रेटेजाइज करते हैं अपनी रिलेशंस वगैरह को। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर उन्होंने कहा। वेस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वो था। तो ये सब कुछ चल रहा था, तो इंडिया ने भी कहीं ना कहीं कोशिश करी कि वो अपने रिलेशंस को दोनों के साइड अच्छा रख पाए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने अब की बार भी पुतिन जी को कहा कि जो भी जिस तरीके के भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो किसी भी बैटल फील्ड के ऊपर नहीं सुलझाए जा सकते हैं, उसके लिए डिबेट्स एंड डिस्कशंस होता है। हम किसी भी बैटल फील्ड में जा करके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं सुलझा सकते हैं। आप डिबेट्स कीजिए, डिस्कशंस कीजिए, डिप्लोमेसी के माध्यम से ही अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सुधारने पर ध्यान दीजिए। इवन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये बात पहले भी की थी कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो अब की बार भी वो अपनी उसी बात पर डटे रहे एंड कोशिश करी कि ये बात पुतिन जी तक पहुंचाई जाए और वो कुछ डिस्कशंस के थ्रू इस वॉर को रोक सकें। तो ऐसा उन्होंने कहा और इवन ये भी कहा कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी हो गई, बच्चों के ऊपर जो भी अभी मिसाइल वगैरह ताकी गई है जिसके अंदर कुछ बच्चों की भी डेथ हुई है, तो उसके लिए उसको इंडिया बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है और वो हमारे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात की गई वहाँ पर। तो एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने दोनों साइड के रिलेशंस को अच्छा रखने की। बट वेस्ट काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। बहुत सारी मीम्स बन रही थी कि वेस्ट वॉज जेलस ऑफ इट। लेकिन तो ये हो गई मेन मुद्दा हमारी बातचीत का जो हमारी समिट में हुआ। अब चलते हैं कुछ इंडिया और रशिया के रिलेशंस की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं हिस्टोरिकल टाइज को। तो जो इंडिया और रशिया, उसके हिस्टोरिकल टाइज बहुत पहले से ही इंडिया के इंडिपेंडेंस से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, उस टाइम पे रशिया नहीं था, वो यूएसएसआर था। 1991 के बाद रशिया हुआ था क्योंकि यूएसएसआर के अंदर बहुत सारी स्टेट्स थी, 14-15 स्टेट्स थी जो मिलकर के यूएसएसआर को बनाई हुई थी। लेकिन 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया बच गया और बहुत सारी जो नीचे के ब्लॉक्स या कंट्रीज वगैरह थी, पोलैंड हो गई, उस तरह की बहुत सारी कंट्रीज थी, वो वहाँ से फ्रीडम लेकर के अपनी खुद की इंडिपेंडेंट कंट्री बना ली थी। तो यूएसएसआर के बहुत अच्छा हमारे टाइज थे पास्ट में भी। 1971 के अंदर हमने इंडो रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी एंड उस टाइम पे रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया था 1971 की वॉर में, जबकि जो यूएस था और चाइना था वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था 1971 की जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये हो गया। और उसके बाद 2010 में भी हमने एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की थी हमारी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हम शेयर करते हैं यूएसएसआर के साथ पास्ट में ही। एंड हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जितने भी बनते हैं, उनके सबसे ज़्यादा जो विजिट्स होती हैं वो रशिया में ही होती हैं। मतलब कि अगर दूसरी कंट्री से हम कंपेयर करें, यूएस से कंपेयर करें या दूसरी कंट्री से कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा विजिट्स हमारी रशिया में ही होती है। हमारे जो लीडर्स होते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वगैरह बनते हैं, उनकी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक चेरिश रोबस्ट रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं। एंड कोल्ड वॉर के बाद से ही हमारा जो पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट की, तो उसके अंदर हम किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं होते हैं, पर काफ़ी बार हमारा एक इनडायरेक्ट टिल्ट देखा गया है रशिया की तरफ। एंड रशिया भी जो प्राइम मिनिस्टर जो पुतिन है, प्रेसिडेंट जो पुतिन है, वो भी जब इंडिया में आते हैं तो उनका भी काफ़ी अच्छी तरह स्वागत किया जाता है। अब की बारी भी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर गए उनको काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल स्वागत किया गया उनका एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उनको एक पर्सनल टच दिया गया, उनकी मीटिंग्स वगैरह हुई, उनके साथ जो उन्होंने डिनर्स वगैरह करे उसके अंदर भी
तो ये हो गया हिस्टोरिकल टाइज। बात करें अगर हम अपने कि भाई डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह के अंदर, तो जो रशिया है वो इंडिया की जो यूएनएससी वाली जो हमारी परमानेंट मेंबरशिप की जो मांग है उसको हमेशा से सपोर्ट करता आया है। एंड हमारे को यूएनएससी में भी सपोर्ट करता आया है। वीटो पावर भी यूज़ करी है रशिया ने हमारे लिए, इंडिया के लिए। अगर हम बात करें डिफेंस टाइज की, तो हम काफ़ी कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और रशिया एक्सपोर्ट करता है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, जैसे कि MiG-21 हो गया और MiG-29 हो गया। और अभी हमारी बातचीत हुई थी S-400 मिसाइल के ऊपर, तो वो भी हमने अपनी कंट्री में इम्पोर्ट करी थी रशिया से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉइंट वेंचर्स हुए ब्रह्मोस के ऊपर, ब्रह्मोस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा जॉइंट प्रोग्राम था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ दोनों ने मिल करके उसको बनाया था, तो काफ़ी अच्छा वो था। तो हम डिफेंस टाइज भी काफ़ी अच्छे शेयर करते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे जो ओवरऑल डिफेंस जो भी हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, वो उसका 47% अराउंड अप्रॉक्स 47% रशिया से ही होता है। उसके बाद जो बाकी कंट्रीज़ हो गई, इसराइल, US, फ्रांस, UK, उनसे अराउंड 7% एंड UK से अराउंड 4% हम लेते हैं। तो इस तरीके के हम काफ़ी अच्छे डिफेंस रिलेशंस भी शेयर करते हैं रशिया के साथ। उसके बाद अगर हम देखें कि एनर्जी वो हो गया कि हम काफ़ी ज़्यादा ऑयल भी, जो नेचुरल ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से। इवन जो अभी वॉर टाइम चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइजेस पे मिल रहा था, तो हमने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया रशियन ऑयल को हमारी कंट्री के अंदर। और इवन एक तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको कुडम कम्बू, उसको हमारे जो रशिया है उसकी हेल्प से ही इस्टेब्लिश किया गया था। स्पेस रिलेशंस भी हमारे अच्छे हैं, हम कोलैबोरेट भी करते हैं। और इवन जो हमारी पहली मिसाइल थी आर्यभट्टा, जिसको रशिया ने ही स्पेस में भेजा था, तो उसमें भी हमारे अच्छे रिलेशंस दिखते हैं। पॉलिटिकल टाइज काफ़ी अच्छे रहे हैं, हमारे डिफेंस टाइज काफ़ी अच्छे हैं जिसके बारे में हमने देखा। डिप्लोमेटिक टाइज हुए एंड ट्रेड रिलेशंस हुए, जो हमारा ट्रेड के बारे में जो मैंने बातचीत करी थी अभी पहले स्टार्टिंग में वीडियो में। तो ऐसे हर स्पीयर के अंदर ही हम अच्छे रिलेशंस शेयर करते हैं। इंडिया और रशिया दोनों हर स्पीयर के अंदर ही अच्छे रिलेशंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। काफ़ी अच्छा रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है रशिया इंडिया के लिए। तो चाइना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना के साथ हमारे बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस नहीं है, पर चाइना और रशिया के भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं जो वॉर टाइम चल रहा है उसके अंदर हमें देखने को मिला कि किस तरीके से कि भाई अगर जिस तरीके से रशिया आइसोलेट हो रहा है, रशिया का आइसोलेशन बढ़ रहा है, उसको देख करके हमने देखा कि वो उसका जो रिलेशंस है वो चाइना के साथ बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, चाइना के साथ काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसको एक आइसोलेशन मिला है, सैंक्शंस इतने ज़्यादा लग चुके हैं। एंड उसी चाइना के रिलेशंस के साथ जो उसके चाइना के रिलेशंस बढ़ रहे हैं रशिया के, जिसके कारण वो एक हाई इनकम कंट्री भी बन चुका है रशिया एक इंस्टेट की, उसके ऊपर कितने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो काफ़ी लोगों का बोलना है कि शायद ये एक तरह के टेम्परेरी रिलेशंस हैं जो सिर्फ वॉर टाइम में ही हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो चाइना और रशिया हैं वो दोनों एक मुद्दे के ऊपर तो साथ में है कि यूएस की डोमिनेंस को हमें कम करना है, क्योंकि रशिया भी पास्ट में सुपर पावर रहा है और चाइना इस रेस में है सुपर पावर बनने की रेस में। एंड लेकिन बहुत सारे और में मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर उनकी नहीं बनती है, नहीं विचार मिलते हैं, नहीं उनकी आइडियोलॉजी मिलती है। वैसे तो दोनों ही एक तरह से डिक्टेटरशिप कंट्रीज हैं। नॉर्थ कोरिया जैसा डिक्टेटरशिप नहीं है, पर काफ़ी कुछ डिक्टेरियल तरह से ही चलता है। वहाँ पे एक ही पार्टी होती है जो हर बार जीतती है, वही हर बार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। तो ये हो जाता है मेजर चीज़। एंड जो जिन चीज़ों के ऊपर वो शेयर नहीं करते, जैसे उनके काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए या फिर और भी काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं, रिसोर्सेज का मुद्दा हुआ जिसके ऊपर उनकी बात उनकी आइडियोलॉजी इतनी नहीं मिलती है। यूएस डोमिनेंस ही उनका मेजर वो है जो उनको एक क्लोजर टाइज में लाया हुआ है। एंड हो सकता है कि जो ये आइसोलेशन है ये और अगर आगे जाकर भी उनके जो रिलेशन है उनको चैरिश करे, और कह सकते हैं कि ये परमानेंट एक तरह से रिलेशनशिप क्लोजनेस बन जाए, जो इंडिया के लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो इंडिया के लिए ज़रूरी है कि हम रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना करके चलें।
रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना करके चलें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। और हमारे इतनी सारी नीड्स होती हैं काफ़ी जगह जहाँ पर हमें रशिया काफ़ी हेल्प करता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस इंडिया के होने चाहिए, एंड जो कि है भी। तो ये था सारा का सारा मेजर मुद्दा जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना था। समिट में क्या हुआ, किस तरीके के रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं रशिया के साथ, इंडिया के कैसे रिलेशनशिप हैं, वो सब कुछ हमने डिटेल में जानने की कोशिश करी है। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आप और किस मुद्दे के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, एंड कोई भी आपके सजेशंस जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इट just a button for you, but it means a lot for me. It gives me motivation, encouragement to make such videos. So that was all about this video. Thank you very much.